डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जीएल यादव आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा था। और आज है ना टाइम टेबल आ चुका है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जल्द ही मुझे लगता है कि बीकॉम जो सेकेंड ईयर है उनका भी टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा। तो अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे हिसाब से। तो अब जो मैं क्लासें लूँगा वो मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्लासें लूँगा, यानी कि एग्जाम में आपके किस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और ये जो क्लासें हैं वो मैं चैप्टर वाइज लूँगा कि हर चैप्टर में से किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो मैं आज जो चैप्टर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग जो फाइनेंशियल फंक्शन है उसमें इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है कैपिटल बजटिंग। तो देखो कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर है इसमें से मुझे लगता है कि 21 या 22 या फिर 31 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। आपके 100 नंबर का पेपर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। 100 नंबर के पेपर में से इस चैप्टर में से या तो 21 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 22 मार्क्स या फिर 31 मार्क्स का ये वेटेज चैप्टर रखता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन इसमें से आएगा 1 नंबर का। एक क्वेश्चन, पहले मैं आपको पेपर बता दूं। आपके जो पेपर रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ओल्ड जो आपके पैटर्न है उस पर ही रहेगा, न्यू पैटर्न पे नहीं रहेगा। ओल्ड पैटर्न में का मतलब है कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। तो कितने हुए? 10 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 मार्क्स के, तो ये हो चुके आपके 50 मार्क्स के। ये है सेक्शन ए में, ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन कितने हो गए? 40 मार्क्स। और ऐसे आपका पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हो गए, ये सारे आपको करने रहेंगे 10 के 10 क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन तो आपके 10 आएंगे। टोटल क्वेश्चन तो आपके टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, लेकिन 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट में, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? आपके 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये 50 मार्क्स का हो गया आपका सेक्शन बी। फिर सेक्शन सी है, उसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके 20 मार्क्स का। तो इस तरह से कितने हो गया? आपके हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, तो इस सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपके नंबर आ जाएंगे 100 नंबर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस यूनिट में से आपके एक या फिर हो सकता है कि दो भी हो जाए। 2 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे 1-1 मार्क्स के। ठीक है, तो ये हो चुके आपके 2 मार्क्स। या फिर हो सकता है आपकी इसमें से हो 1 मार्क्स। और फिर उसके बाद में जो सेक्शन बी रहेगा, मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन आपके नहीं आना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए। और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके आएगा सेक्शन सी में से। सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन इसमें आएगा जो 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 20 + 1, या तो 21 नंबर का ये रहेगा या फिर 22 मार्क्स का, यदि 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यदि सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ जाता है तो फिर ये चैप्टर आपके हो जाता है लगभग 31 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 90% चांस ये है कि वो क्वेश्चन आएगा आपके प्रैक्टिकल। 90 नहीं, 99% वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, वो किससे आएंगे? वो आएगा थ्योरेटिकल। उसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। लगभग चांसेस है, आप 90% मानो कि एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। पहला क्वेश्चन है स्टेट द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? तो देखो चैप्टर का नाम ही कैपिटल बजटिंग है, तो इसी पर एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। तो देखो कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें अपने जो बिजनेस है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के उद्देश्य के साथ में अपने जो फंड होते हैं, यानी कि जो पैसे होते हैं, उसको ऐसी जगह यूटिलाइज करना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे फर्म को लंबे समय तक प्रॉफिट मिलता रहे। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्ट किया जाता है कि लंबे समय तक फर्म को उससे कुछ न कुछ रिटर्न मिलता रहे एवरी ईयर।
आपको प्रॉफिट होता रहे। तो ऐसी जो टेक्निक्स होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, है ना। इसके जो डिसीजन होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जाते हैं, लंबे समय तक पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उससे फिर रिटर्न मिलता रहे एवरी ईयर, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अगला क्वेश्चन आ सकता है, वो आता है व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी क्या होता है, गिव द फॉर्मूला फॉर इट्स कंप्यूटेशन। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, देखो हम देखते हैं एनपीवी मेथड में कि हमें जो फ्यूचर में हमें जो इनफ्लो मिलने वाले हैं, यानी कि हमने कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें क्या होता है फ्यूचर में उससे रिटर्न मिलेगा, है ना। आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो उससे रिटर्न तो मिलेगा ना, अब वो एवरी ईयर आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो जो फ्यूचर में आपको जो पैसा मिल रहा है उसकी आज के समय में क्या वैल्यू है, तो वो होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है ना, उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे अभी वर्तमान में आपको मान लो कि आपको कोई व्यक्ति कहे कि आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको 10,000 रुपये रिसीव होने वाले किसी से। अब वो आपको प्रस्ताव देता है कि या तो आप अभी वर्तमान में ले लीजिए प्रेजेंट टाइम में, या फिर आप 10 साल के बाद में लीजिए, 10 साल बाद में आप ले लीजिए 10,000 रुपये। तो आप किसको प्रीफर करोगे, किसको पसंद करोगे, अभी वर्तमान में पसंद करोगे ना, बाद में का क्या पता, भरोसा क्या रहे नहीं रहे, है ना। तो अभी वर्तमान में आप लेना पसंद करोगे फ्यूचर के बजाय। अगर वो वर्तमान में आपको अगर थोड़ा बहुत कम भी पैसा दे तो भी आप वर्तमान में लेना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर की जो पैसा मिलने वाला है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो फिर कम हो जाएगी, है ना। फ्यूचर में परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आज आप 10,000 रुपये से जितना सामान खरीद सकते हो, फ्यूचर में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, उससे क्या खरीद पाओगे क्या, है ना, नहीं खरीद सकते ना, परचेजिंग पावर गिर जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होता है, इन्फ्लेशन होता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो जो फ्यूचर में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे ना, उससे की परचेजिंग पावर कम रहेगी वर्तमान के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वर्तमान में जो वर्तमान में उसकी वैल्यू क्या है, जो फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलेंगे, जो भी इनफ्लो मिलने वाला है उसकी वर्तमान में क्या वैल्यू है, तो इसको डिस्काउंट किया जाता है एक निश्चित रेट के द्वारा। तो वो उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, इसका होता है एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर, इसका हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो यानी कि नगद में जो भी आपको प्राप्त होने वाले पैसे उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो जो फ्यूचर में आपको जो पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे उसकी भी वर्तमान वैल्यू क्या है, और वर्तमान वैल्यू इसकी निकालनी है इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये क्या हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इसकी जगह काम में ले सकते हैं। फिर है व्हाट इज द पे बैक पीरियड। अब ये देखो, ये पे बैक पीरियड भी एक मेथड है, एक टेक्निक्स है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी एक टेक्निक्स है। तो पे बैक पीरियड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, प्रेजेंट पे बैक पीरियड क्या होता है। तो पे बैक पीरियड होता है कि आपने कुछ पैसा लगाया, मान लो, है ना, आपने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है। अब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वही होता है कि आपको प्रॉफिट करना या फिर वेल्थ मैक्सिमेशन या प्रॉफिट मैक्सिमेशन। आप चाहते हो कि वो पैसा आपका या तो उस जो संपत्ति है आपकी वो बढ़ जाए, या फिर आपको एवरी ईयर उससे प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। तो आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, अब आपको उससे रिटर्न मिलेगा, है ना, फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। तो आपने जितना पैसा लगाया है, यानी कि जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न के रूप में कितने वर्षों में रिसीव हो रहा है, कितने वर्षों में वो रिटर्न के रूप में आपको रिसीव हो रहा है। तो उन ईयर को, यानी कि एक टाइम पीरियड है, एक ड्यूरेशन है, उस अवधि को हम क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड कहते हैं, ठीक है। आपने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बिजनेस में आपने 10,000 रुपये लगा दिए, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको हर वर्ष इससे 10,000 रुपये आपने 1 लाख मान लेते हैं, ठीक, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और आपको एवरी ईयर 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एवरी ईयर। तो 10,000 रुपये फर्स्ट ईयर में आपको रिसीव हुए, फिर सेकंड ईयर में 10,000 और रिसीव हो जाएंगे, यानी कि टोटल 20,000 रुपये रिसीव हो गए। तो ऐसे करते करते आपको 10 सालों में ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये 10 वर्ष है ना, यही क्या है, यही है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, इसी को हम पे बैक पीरियड बोलेंगे। यानी कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने वर्षों में आपको वापस रिसीव हो जाता है, तो उस अवधि को हम क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पे बैक पीरियड। अब हम मान लो हमारे पास में दो प्रोजेक्ट होंगे ए और बी। अब किसी एक प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकालेंगे, किसी दूसरे प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो इसमें से कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम से कम होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये पे बैक पीरियड होगा। फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी इंडेक्स क्या होती है, गिव द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि आपने जैसे मान लो 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले आपको
कितना रिटर्न मिल रहा है, 1 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको कितना इनफ्लो हो रहा है, इसमें भी हम प्रेजेंट वैल्यू पर ही ये निकालते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और डिवाइड कर देंगे इसे, यहाँ पे लिखता हूँ पी आई इंडेक्स। पी आई इंडेक्स का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये में है व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, आईआरआर विधि। अब देखो सभी ये जो मेथड है ना, उसी पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि इन्हीं मेथड्स पे क्वेश्चन आना चाहिए शायद। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, आईआरआर विधि एक ऐसी रेट होती है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, उस पर जो रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को किस रेट पर हम डिस्काउंटिंग करें, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो किस रेट पर उसको डिस्काउंट करें ताकि जो वर्तमान में हमने इनिशियल आउटले किया है उसके बराबर वह आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये हमारी हो चुकी आईआरआर। तो आप इनको बुक से एक बार और समझ लेना। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये आपके हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब एक आपके आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ये जो भी मेथड्स हैं, इन मेथड्स पर आ सकता है मुझे लगता है। चलो आगे चलता हूँ मैं यहाँ पर। देखो कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग में मैंने बताया कि एक आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो 20 नंबर का क्वेश्चन ये जो मेथड्स हैं, इसकी टेक्निक्स विधियां हैं, इन विधियों पर आएगा कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें आप पे बैक पीरियड मेथड अप्लाई कीजिए, या फिर आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, या फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, या प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड, या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इनमें से किसी एक विधि, या हो सकता है कि 2 विधियों के द्वारा आपको यह पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम सभी विधियों से एक एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सभी मेथड से एक एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको चाहे एक विधि से पूछो या फिर उसमें 2 या 3 मेथड से पूछा जाए, हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं देखो इसमें टेक्निक्स देखो ये होती है। एक तो है पे बैक पीरियड मेथड है, एक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एक आती है आपकी नेट प्रेजेंट या पीआई इंडेक्स, और एक होती है एआरआर मेथड। ये है मुख्यतः 4 विधियां हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम विधि लेते हैं पे बैक पीरियड मेथड। अब देखिए मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि पे बैक पीरियड क्या होता है। पे बैक पीरियड एक वह अवधि होती है जिसमें आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट या आपका इनिशियल जो आउटले है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितने अवधि में आपको रिटर्न के रूप में मिल रहा है, तो उस अवधि, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल से समझाया कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको एवरी ईयर 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो आपको कितने सालों में वो पैसे मिल जाएंगे, 10 सालों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये 10 साल ही क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड हो जाएगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ एक, राजेश लिमिटेड वांट टू बाय ए न्यू मशीन ऑन द कंडीशन दैट इट्स कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड इन 5 ईयर। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है कि वो 5 सालों के अंदर जो भी वो जो पैसा लगा रहे हैं वो रिसीव हो जाने चाहिए। 5 साल के अंदर अंदर जो भी पैसा उन्होंने लगाया है वो रिसीव हो जाना चाहिए, इस शर्त पर वो मशीन को परचेज करना चाहते हैं। यू आर गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इससे आपको निकालना है कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है वो 5 सालों में पैसा प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 5 सालों के अंदर पे बैक पीरियड आ जाता है तो हम कहेंगे कि मशीन को परचेज करना चाहिए, और या अगर 5 साल से ज़्यादा पे बैक पीरियड आ रहा है तो हम कहेंगे कि मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो। अब इसके लिए देखो क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा पे बैक पीरियड का। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला, पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होगा कि आपने कितना पैसा लगाया है, यानी कि इनिशियल आउटले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले डिवाइड बाय कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो, एक साल में कितना कैश इनफ्लो आपको मिल रहा है, और उसको उसका भाग देंगे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो हमें पे बैक पीरियड मिल जाएगा। अब ये जो कैश इनफ्लो होता है ना, ये कैश इनफ्लो ये क्या होता है, ये होता है कि वास्तव में आपको कैश में कितना पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब ये कैश इनफ्लो हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष यानी कि एवरी ईयर आपको हो सकता है कि समान मिले, यानी कि मतलब इक्वल हो, सभी वर्ष में समान आपको कैश इनफ्लो मिले, या हो सकता है कि सभी वर्षों में अलग अलग कैश इनफ्लो मिले, किसी वर्ष ज्यादा कैश इनफ्लो हो, किसी वर्ष कम हो सकता है ना।
ये वैसे सब एस्टिमेट होता है, अनुमान होता है। तो यदि सभी वर्ष समान कैश इनफ्लो मिल रहा है तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। लेकिन यदि कैश इनफ्लो हर साल अलग अलग हो रहा है तो फिर हम एक दूसरा फॉर्मूला और काम में लेंगे, ठीक है। वो एक दूसरा फॉर्मूला है पे बैक पीरियड का, वो है कि कंप्लीटेड ईयर। चलो उसके लिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और मैंने लिख रखा है, उसमें वो फॉर्मूला बताऊंगा। अभी चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो निकालते हैं हम, ठीक है। कैश इनफ्लो निकालते हैं, उसके लिए एक सारणी टाइप बना लेते हैं। और यहाँ पर तो हम कुछ विवरण लिख देंगे और इधर हमारे आ जाएगी अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर और इधर अमाउंट। अब हमें कैश इनफ्लो निकालना है कि हमें वास्तव में जो प्रॉफिट होगा एवरी ईयर का वो कैश के रूप में कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम सेल। सेल्स कितनी हुई, सेल हो रही है यहाँ पे देखो, एनुअल सेल रेवेन्यू जनरेट बाय द मशीन 6 लाख रुपए, यानी कि एक साल की 6 लाख रुपए सेल हो रही है, ठीक है। तो हम कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, यानी कि हमारे पास को टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, उसमें से एवरी ईयर का खर्चा भी होता है, तो खर्चे को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो बचेगा वो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है एक साल का, ठीक है। तो सेल कितनी हो रही है, सेल हो रही है आपकी 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए सेल हो चुकी। इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से लेस करेंगे जो भी एक्सपेंसेज है, उसमें सबसे पहले हम करते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेज। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना परसेंट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 60% ऑफ सेल, 60% ऑफ सेल। तो 60% कितना हो जाएगा, ये 3,60,000 रुपये आपकी सेल हो चुकी। वेरिएबल कॉस्ट अब ये माइनस कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा अपने कंट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 2,40,000 रुपये, ये कंट्रीब्यूशन आ चुका। अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, ये देखो यहाँ पर एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रीसिएशन, यानी कि डेप्रीसिएशन के अलावा फिक्स कॉस्ट आ रही है 40,000 रुपये। तो ये फिक्स कॉस्ट आ चुकी 40,000 रुपये, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, अब डेप्रीसिएशन इसमें काउंट नहीं है, देखो एनुअल फिक्स कॉस्ट है अदर देन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के अलावा है ये 40,000, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गई। और डेप्रीसिएशन भी क्या होता है, एक एक्सपेंसेज होता है, तो हम डेप्रीसिएशन को भी क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट कितनी आ रही है, मशीन की कॉस्ट कितनी है 4 लाख रुपए। डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू देखो कहीं पर दे रखी है क्वेश्चन में, कहीं पर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम मानेंगे स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो 4 लाख माइनस 0 और डिवाइड कर देंगे लाइफ ऑफ मशीन, कितने हैं 8 ईयर्स से, तो 8 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 50,000 रुपये, 50,000 रुपये डेप्रीसिएशन हो जाएंगे, 50,000 डेप्रीसिएशन। तो ये कितना हो चुका, ये हो चुका 90,000 रुपये। ये 90,000 रुपये एक खर्चा और है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा आपके कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया, इसको लेस कर देंगे, 2,40,000 में से ये लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे टैक्स को, है ना। अब टैक्स का पेमेंट करेंगे, ये टैक्स, और ये किस रेट से है, ये है 30%। तो 30% टैक्स कितना हो जाएगा, ये 45,000 टैक्स का हो जाएगा। ये आपकी आ जाएगी, इसको बोलेंगे अर्निंग, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले की आपकी अर्निंग से 1,50,000 रुपये, ठीक है। ये हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया, 30% टैक्स रेट है, ये देखो 30% ऑफ प्रॉफिट टैक्स, तो टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो कितना बचा फिर 1,05,000 रुपये, ठीक है। ये 1,05,000 रुपये बचा। 1,05,000 रुपये बचा, और इसको हम बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,05,000 रुपये बचा। अभी आप देखो कि ये हमारी इनकम है 1,05,000 रुपये, लेकिन कि वास्तव में क्या 1,05,000 रुपये इनकम हुई है या इससे कम हुई है या ज़्यादा हुई है,
देखो यहाँ पर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया 50,000 रुपये। अब ये डेप्रीसिएशन है ना, ये वास्तव में जो है ना, ये डेप्रीसिएशन वास्तव में एक्सपेंसेस तो है, लेकिन इसका कैश में पेमेंट नहीं हुआ है। जैसे फिक्स कॉस्ट है, इसका भी कैश में पेमेंट हुआ है। उसके अलावा वेरिएबल एक्सपेंसेज है, उसका भी कैश में पेमेंट होता है ना। लेकिन डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंसेस तो है, हमने टैक्स पेमेंट करने के लिए इसको डेप्रीसिएशन के रूप में, डेप्रीसिएशन को एक एक्सपेंसेस के रूप में चार्ज किया है, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका कैश में पेमेंट नहीं होता है। तो हमारे को जो प्रॉफिट मिलने वाला है 1,05,000 रुपये, वो 1,05,000 नहीं रहेगा, एक्चुअल में वो 50,000 रुपये ज़्यादा रहेगा, यानी कैश इनफ्लो 50,000 रुपये ज़्यादा रहेगा, है ना, क्योंकि वास्तव में ये एक्सपेंसेस का इसका पेमेंट हुआ ही नहीं डेप्रीसिएशन का। तो इसको फिर से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन को फिर से ऐड कर देंगे 50,000 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,55,000 रुपये। ठीक है, ये है कैश इनफ्लो, इसको हम बोलेंगे कैश इनफ्लो। 1,55,000 रुपये, ये है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो यानी कि ये वास्तव में कैश में इतना रुपए एवरी ईयर आपको रिसीव हो रहे हैं। अब वापस से एक बार इसको समझो, देखो सेल कितनी हुई, 6 लाख रुपए की। अब सेल हुई, ये पैसा हमें मिला, अब उसमें से हम खर्चे को लेस करेंगे तो वास्तव में बचेगा कितना, हमारे पास में कितना मिलेगा। तो 6 लाख रुपए एक्सपेंस, 6 लाख रुपए सेल हुई, उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेज लेस कर दिया, फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, ठीक है, डेप्रीसिएशन लेस कर दिया, फिर टैक्स का पेमेंट हो गया, तो 1,05,000 रुपये बचा। लेकिन डेप्रीसिएशन वास्तव में कैश में इसका पेमेंट नहीं होता, इसलिए डेप्रीसिएशन को फिर से हमने ऐड कर दिया 50,000 को, तो 1,55,000 रुपये ये वो राशि है जो वास्तव में एवरी ईयर आपको कैश के रूप में रिसीव होगी। ठीक है, अब 1,55,000 रुपये आपको एवरी ईयर रिसीव होंगे, और आपको कितने रुपए चाहिए, आपको चाहिए 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये आपने लगाए हैं, 4 लाख रुपये कितने सालों में रिसीव हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपके पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे आप, पे बैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड कैश इनफ्लो। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके कितना है, 4 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और कैश इनफ्लो है आपके 1,55,000 रुपये। तो ये कितने सालों में आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, 2.580, 2.58 यानी कि 2 साल और लगभग आपको 6 महीने और कुछ दिन में आपको ये पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। जबकि इनकी क्या शर्त थी, 5 साल की थी। इनकी 5 सालों में यदि पैसा आपको रिसीव हो जा रहा है तो आप इस प्रोजेक्ट को वो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि मशीन को वो क्या करेंगे, बाय करेंगे इस मशीन को। तो यहाँ पर पेबैक पीरियड कितना आ रहा है, 2.58, यानी कि लगभग आपको 2 साल और 6 महीने और कुछ दिन में ही आपको ये पैसा रिसीव हो रहा है। इसका मतलब इस मशीन को क्या करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें फिर यहाँ पे डिसीजन दे सकते हो, डिसीजन लिखोगे, मशीन शुड बी एक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि आपका पेबैक पीरियड कितना है, 2.5 है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज पेबैक पीरियड इज 2.5 इज लेस देन 5 ईयर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। ये पेबैक पीरियड का क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से। ओके, है मैंने पेबैक पीरियड से। इसमें क्या है कि 2 मशीन है और उनका कंपैरिजन करना है कि कौन सी मशीन को सिलेक्ट करना है। और इसमें देखो जो कैश इनफ्लो मिल रहा है ना, वो कैश इनफ्लो अलग अलग है, हर साल का अलग अलग कैश इनफ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, है ना। उस क्वेश्चन में तो हमने देखा, लास्ट क्वेश्चन हमने भी किया, उसमें क्या था, पेबैक पीरियड में कैश इनफ्लो जो था ना वो 1,55,000 रुपये था, है ना। अब वो वही मिलने वाला है उसको एवरी ईयर 1,55,000। लेकिन यहाँ पर देखो अगर क्वेश्चन में कैश इनफ्लो अलग अलग है तो फिर उसको किस तरह से किया जाता है। देखो क्वेश्चन है, मोहित एंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन, 2 मशीन आर अवेलेबल इन द मार्केट, ए एंड बी, 2 मशीन अवेलेबल हैं और वो एक मशीन को परचेज करना चाहती है। कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपये, यानी कि दोनों मशीन की कॉस्ट है वो 50,000 रुपये है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू एज फॉलो। ये देखो यहाँ पर कई ये वर्ड आए थे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये कह रहा है अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन।
आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स का पेमेंट करने के बाद में, बट बिफोर डेप्रिसिएशन। बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को फिर से इन्होंने ऐड कर दिया है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ना, वैसे इन्होंने डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड कर दिया है। यानी कि ये एक तरह से कैश इनफ्लो ही है, इसको हम कैश इनफ्लो ही बोल सकते हैं। जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखे उसे आप केस इनफ्लो ही समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन पहले तो एक बार तो डेप्रिसिएशन लेस होता ही होता है टैक्स से पहले। आप देखते हो कि टैक्स का पेमेंट करने से पहले हम डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंसेज मानकर उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक बार तो लेस होता ही होता है, यानी कि जहां पर भी आपको आफ्टर टैक्स दिखे इसका मतलब डेप्रिसिएशन का पेमेंट हो चुका, पेमेंट नहीं होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका। बट बिफोर डेप्रिसिएशन आ रहा है, बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब फिर से डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, तो ये क्या हो चुका, कैश इनफ्लो हो चुका। अगर यहाँ पर आफ्टर डेप्रिसिएशन आता, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है वो टैक्स और डेप्रिसिएशन का बाद का है, वो कैश इनफ्लो नहीं है। कैश इनफ्लो तभी होगा जब आप डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैश इनफ्लो की जरूरत होती है और कैश इनफ्लो हमें दे रखा है, तो यही हमें लेना है, ये जो दे रखा है वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे। यदि यहाँ पर आफ्टर रहता तो फिर हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते और फिर जो हमें मिलता कैश इनफ्लो उसको हम इसको में काम में लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसका मतलब ये कैश इनफ्लो है और वो हमें चाहिए। सिर्फ एक मेथड है जिसमें हमें जो अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लेना होता है, यानी कि उसमें हम कैश इनफ्लो नहीं लेते, उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं और टैक्स लेस कर देते हैं, उसके बाद में जो बचता है उसी को हम सीधा काम में लेते हैं। वो है आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड विधि, यानी कि ARR विधि। जो नेक्स्ट मेथड है उस नेक्स्ट हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं उसमें हम कैश इनफ्लो नहीं लेते हैं, ठीक है। और बाकी के सभी मेथड में हम कैश इनफ्लो ही लेते हैं, तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखना। आपको यदि ARR पूछ रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो उसमें आपको कैश इनफ्लो नहीं लेना। एक हेलो अभी वो ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ यार, ठीक। हाँ तो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ पे दो मशीन दे रखी है, तो इस इन मशीनों का हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर देखो पहले साल में कैश इनफ्लो 12,000 हो रहा है, फिर 10,000 हो रहा है, फिर 18,000 हो रहा है, फिर 10,000 हो रहा है और फिर 5,000 हो रहा है। तो हम किसी का भाग लगाए है ना, एवरी ईयर अलग अलग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं जोड़ते हुए चलते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, 12,000 रुपये हुआ है ना। हमें 50,000 देख रहा है कि 50,000 रुपये कितने सालों में हो जाएंगे। पहले साल नहीं हुआ, फिर दूसरे साल कितना मिला, 10,000। तो 12,000 पिछले साल का, 10,000 इस साल का, कितना हुआ 22,000 रुपये है ना। 22,000 रुपये, यानी कि दूसरे साल में भी हमने जो 50,000 रुपये लगाए थे वो रिसीव नहीं हुए, फिर ऐसे तीसरी साल, यानी कि ये एक जुड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाते हैं और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में देखते हैं कि किस साल में ये 50,000 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जिस साल में 50,000 रुपये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में हो जाता है उसी ईयर को हम क्या बोलेंगे, पे बैक ईयर बोलेंगे। और जितने सालों में होते हैं वो क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। हम यहाँ पे बनाते हैं अब क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, तो एक टेबल बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो मशीनें हैं तो दो मशीनों का अलग अलग बनाएंगे। यहाँ पर ले लेते हैं मशीन बी और यहाँ पर लेंगे मशीन ए। ये मशीन ए लेंगे यहाँ पर, मशीन ए, मशीन बी, मशीन बी, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं हम कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, और ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। यहाँ पर कैश इनफ्लो और यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है। दो कॉलम बना देंगे, एक में कैश इनफ्लो और दूसरे में क्या करेंगे, कैश इनफ्लो को हर साल हम जोड़ते हुए चलेंगे और इधर कॉलम आ जाएगा ईयर का।
ईयर का कॉलम। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर कैश इनफ्लो कितना है, मशीन ए में देखो 12,000 रुपये कैश इनफ्लो है, और यहाँ पर मशीन बी में कितना है, मशीन बी में 8,000 रुपये है। ठीक है, फिर दूसरे साल में बात करें तो दूसरे साल में यहाँ पर 10,000 रुपये रिसीव हुए, और यहाँ पर रिसीव हुए 12,000 रुपये, और तीसरे साल में यहाँ पर हुए 18,000, और यहाँ पर हुए 16,000 रुपये। फोर्थ ईयर में यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर भी 10,000। फिफ्थ ईयर में यहाँ पर 5,000, और यहाँ पर 12,000। इस प्रकार ये कैश इनफ्लो मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो देखो पहले साल में कितना रुपए मिला, पहले साल में 12,000 रुपये मिला, दूसरे साल में 10,000 रुपये मिला, तो 10,000 रुपये दूसरे साल में कैश इनफ्लो मिला है, 12,000 पिछले साल मिला, तो कितना मिल चुका 2 सालों में, 22,000 रुपये मिल चुका। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50,000 रुपये, क्योंकि कॉस्ट कितनी आ रही है 50,000 रुपये। तो ये 50,000 रुपये कितने सालों में रिसीव हो जाएंगे, जितने सालों में रिसीव हो जाएंगे वही क्या है, पे बैक पीरियड है। ठीक है, तो अभी तक रिसीव नहीं हुए, 2 साल हो चुके, तीसरे साल में फिर 18,000 रुपये होते हैं, तो 22,000 में 18,000 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40,000 रुपये, अभी तक भी रिसीव नहीं हुए। फिर उसके बाद में कितने रुपए मिले, 10,000 रुपये, है ना, फोर्थ ईयर में, तो ये कितना हो चुका, 50,000 रुपये मिल चुका। तो देखो यहाँ पर 50,000 रुपये रिसीव हो चुके, कितने साल में, 4 साल में, तो ये चौथा साल है ना, फोर्थ ईयर, इसको तो बोलेंगे हम पे बैक ईयर। ठीक है, पे बैक ईयर, क्योंकि इसमें आपको पे बैक मिल चुका है, और ये जो कितने साल हो चुके हैं उसको बोलेंगे हम पे बैक पीरियड। तो यहाँ पर पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, मशीन ए में पे बैक पीरियड कितना है, मशीन ए में पे बैक पीरियड, मशीन ए पे बैक पीरियड कितना है, पे बैक पीरियड 4 ईयर, 4 साल इसमें पे बैक पीरियड है, क्योंकि 4 साल में आपको ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब मशीन बी का देखते हैं। यदि मशीन बी का पे बैक पीरियड ए से कम आएगा तो मशीन बी को परचेज किया जाएगा, यदि बी का ज़्यादा आता है तो मशीन ए को परचेज किया जाएगा। अब यहाँ पर बनाते हैं, देखो पहले साल में 8,000 रुपये, दूसरे साल में 12,000 मिले, तो 12 और 8 कितना हो चुका, 20,000 रुपये। फिर तीसरे साल में 16,000 मिला, तो ये 36,000 हो चुका। फिर उसके बाद में 10,000 मिले, तो ये 46,000 हो चुका, है ना। अभी भी 50,000 रुपये नहीं हुई, 4 साल कंप्लीट हो चुके, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, सिर्फ 4,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। फिर पांचवें साल में कितना मिला, 12,000 रुपये मिला, तो ये 46 और 12 कितना हो चुके, 58,000 रुपये हो चुके। लेकिन हमें तो 58 नहीं चाहिए ना, हमें तो कितना चाहिए, 50,000 रुपये मिले, 50,000 हमें चाहिए। तो देखो चौथे साल में तो मिला नहीं, फोर्थ ईयर में तो, और 5 ईयर जब कंप्लीट हुआ तब तक हमें मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया उससे भी ज्यादा मिल चुका। तो ये जो आपका पेबैक पीरियड आएगा ना, वो 4 साल से तो ज्यादा आएगा और 5 साल से कम आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो एग्जैक्ट कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे हमें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 4 साल से ज्यादा आएगा, 4 साल तो कितना हुआ, सिर्फ 46,000 रुपये ही रिसीव हुए थे, हमें कितने चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, 4,000 रुपये कम है, तो 4 साल तो आएगा, 4 साल में कुछ ऐड और होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा पेबैक पीरियड का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगा कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर। अब ये देखो पेबैक ईयर, इसमें ये 5वां वर्ष है, इसको पेबैक ईयर बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये 50,000 रुपये आपको यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रिसीव हो चुका, तो इसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ ईयर को। ये है पेबैक ईयर, पेबैक ईयर है, पेबैक पीरियड हमें निकालना है, तो ये कौन सा ईयर है, फिफ्थ है ना, ये है पेबैक ईयर। तो हम फॉर्मूला इसका होता है कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर। पेबैक ईयर से पहले कितने कंप्लीटेड ईयर हो चुके, ठीक है। अब जैसे इसमें 4 हो चुके कंप्लीटेड ईयर, तो प्लस अब फिर इसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल ऐड करेंगे इसमें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितना पैसा लगाया, माइनस इन जो पहले जो कंप्लीटेड ईयर हो चुके उसमें कितना कैश इनफ्लो मिल चुका है ना, कैश इनफ्लो इन कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर्स, और डिवाइड कर देंगे हम जो पेबैक ईयर है उसमें कितना कैश इनफ्लो मिल रहा है, कैश इनफ्लो इन पेबैक ईयर, कैश इनफ्लो
इन पेबैक ईयर, पेबैक ईयर, पेबैक ईयर में कितना कैश इनफ्लो मिल रहा है, ये फॉर्मूला होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंप्लीटेड ईयर कितने हो चुके, कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर, पेबैक ईयर इसमें कौन सा है, फिफ्थ। इससे पहले कितने कंप्लीटेड ईयर हो चुके, 4। अब मैंने बताया ना 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 साल तो कंप्लीट हो चुके, ये लो 4 साल हो चुके। प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब तक मिल कितने चुके, 46,000 रुपये मिल चुके, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे जो आपका पेबैक ईयर है उसमें कितना मिलने वाला है, उसमें कितना मिलने वाला है, उसमें मिलने वाला है 12,000 रुपये। ये देखो 46,000 रुपये मिल चुके, कितना चाहिए 50,000, तो 50,000 माइनस 46 यानी कि 4,000 रुपये की जरूरत है, और उस साल में मिलने वाले कितने हैं 12,000 रुपये। तो इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो इन पेबैक ईयर, ये कितना है, ये है 12,000। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4,000 डिवाइड बाई 12,000, तो ये आ जाएगा 0.33, और 4 को 0.33 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4.33 ईयर। और इसको अगर मंथ में करना चाहे तो 4 वर्ष और कितना हो जाएगा 0.33 यानी कि 1/3। एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 4 वर्ष और 4 माह, 4 वर्ष और 4 माह में आपको ये 50,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये इसका पेबैक पीरियड कितना है, 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 माह पेबैक पीरियड मशीन बी का, ठीक है। और मशीन ए का कितना है, 4 साल है। तो पेबैक पीरियड किसका कम है, इसका कम है ना, यानी कि 50,000 रुपये ये तो 4 साल में रिसीव हो जाएंगे, और मशीन बी में कितने होंगे, 4 वर्ष और 4 माह में रिसीव होंगे। तो किसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए, मशीन ए को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। आप डिसीजन, जगह नहीं है यहाँ पर, डिसीजन में आप लिख सकते हो कि मशीन ए पेबैक पीरियड इज 4 ईयर is less than the payback period of machine B. Therefore machine A should be acquired, ठीक है। ये हम लाइन लिख देंगे क्योंकि इसमें पेबैक पीरियड इसका कम आ रहा है मशीन बी के कंपैरिजन में। ओके, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है आपको। फिर उसके बाद में हम अगला जो मेथड है वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है ना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो भी रिटर्न हो रहा है, मिल रहा है हमें, उस वो किस रेट पर मिल रहा है, यानी कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, है ना। तो वो रिटर्न जो मिलेगा वो उसके जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना प्रतिशत है, किस रेट से हमें वो मिल रहा है। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको एवरी ईयर 10,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो ये 10,000 1 लाख का कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ ना, तो आपको 10% की रेट से वापस रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल होगा कि आपको एवरी ईयर कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, इंटू 100 कर देंगे, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये ARR मेथड है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कंपनी मैनेजर इज कंसिडरिंग 2 प्रोजेक्ट, 1 प्रोजेक्ट इज टू बी सिलेक्टेड। 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच प्रोजेक्ट इज, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना रुपए लग रहा है, 40,000 रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, दोनों ही प्रोजेक्ट में सेम लग रहा है। द एस्टिमेट नेट इनकम आफ्टर टैक्स, इनकम कितनी हो रही, नेट इनकम आफ्टर टैक्स, टैक्स का पेमेंट हो चुका, एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। वैसे तो जनरली क्या होता है, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पेमेंट हो चुका, टैक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके और टैक्स का पेमेंट हो चुका। लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन आया, इसका मतलब भी क्या हो चुका, कैश इनफ्लो हो चुका। लेकिन ये मेथड कौन सा है, ARR मेथड। और मैंने बताया था कि ARR मेथड में हम कैश इनफ्लो नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आना चाहिए, यानी कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाए और टैक्स का भी पेमेंट हो जाए, वह हमें लेना होता है। यहाँ पर बिफोर डेप्रिसिएशन आ चुका है, यानी कि डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, तो हम फिर से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, ठीक है। देखो बिफोर डेप्रिसिएशन कब आया है, टैक्स के बाद में, टैक्स के बाद में बिफोर डेप्रिसिएशन तभी आएगा जब डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मेथड में हमें डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करना था, तो फिर से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। हैज बीन गिवन, इवेलुएट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड पे आपको बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट ए और बी दोनों है, दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में 40,000 हो रहा है, और ये नेट इनकम हो रही है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर 40,000, फिर 10,000, 16,000, 8,000, और इसमें 36,000, 18,000, 12,000 और 14,000 रुपये रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो हमें ARR मेथड के द्वारा निकालना है। अब इसमें कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिसका ARR ज़्यादा है, यानी कि जिसमें जो रिटर्न है वो उसकी रेट ज़्यादा रहेगी, उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं हम।
कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये टेबल बनाएंगे हम। और यहाँ पर हम लिखेंगे अब देखो एवरी ईयर की अलग अलग इनकम दे रखी है ना। अब इसमें ये टैक्स के बाद में इनमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, फिर से लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम या ईयर ये 4 साल के 4 कॉलम बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ। ठीक है, और यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये हम दे देंगे, ये है प्रोजेक्ट ए। यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन कितना है, 40,000। फिर उसके बाद में है 10,000, फिर उसके बाद में है 16,000, फिर उसके बाद में है 8,000 रुपये। अब यहाँ पर डेप्रीसिएशन को यह इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया था, हम वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन को, डेप्रीसिएशन को लेस करेंगे। अब डेप्रीसिएशन कितना होगा, देखो 4 सालों में डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इसमें कुछ नहीं दे रखा तो शून्य मान लेंगे, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, उसकी लाइफ कितनी है। तो यहाँ पर 4 साल है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक साल का 10,000 रुपये डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक है, ये 10,000 रुपये हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो ऐड हो चुका है। तो ये 10,000 रुपये हम लेस करेंगे, यहाँ पर 10,000 रुपये लेस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। ठीक है, यानी कि फिर से डेप्रीसिएशन को लेस कर दिया, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स का तो पेमेंट हो चुका एंड डेप्रीसिएशन आ जाएगा। ठीक है, और यही हमें चाहिए EAT एंड D। तो यहाँ पर कितना बचा, 30,000 रुपये, और यहाँ पर बचा, यहाँ पर तो जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पर 6,000 रुपये बचा, और यहाँ पर हो गए माइनस के 2,000 रुपये। ओके, ये माइनस के 2,000 हो चुके, EAT एंड D। उसके बाद में अब करेंगे हम इनका एवरेज। ठीक है, ये हर साल का अलग अलग है तो इनका एवरेज निकालेंगे, एवरेज EAT एंड D, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड D। तो ये कितना आएगा, ये देखो 30,000, 6,000 और 2,000, इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000 रुपये, यो 34,000 रुपये, क्योंकि 30,000 और 6,000 जोड़ेंगे तो 36,000, माइनस 2,000 लेस कर देंगे तो 34,000 आ जाएगा। 34,000 और डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो 34,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8,500 रुपये। 8,500 रुपये आपको ये मिल रही आपको एवरी ईयर औसत है, ये एवरेज है, एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन 8,500 रुपये रिसीव हो रहे हैं आपको। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम ARR का। ARR का फॉर्मूला क्या होता है, ARR का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, एक साल आपको कितनी इनकम रिसीव हो रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 8,500 रुपये रिसीव हो रहे हैं इंटू 100, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा था, 40,000 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो ये कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर 2.1.25% आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोजेक्ट बी है उसका भी हम क्या निकालेंगे, प्रोजेक्ट बी का भी हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। यदि प्रोजेक्ट बी का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट ए से ज़्यादा है तो उसे सेलेक्ट किया जाएगा, यदि कम आता है तो प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि दोनों मेथड में जिसका भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आएगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो आज हमने देखा पेबैक पीरियड पर आधारित क्वेश्चन और एक हमने देखा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका, तो उसमें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे क्वेश्चन करेंगे, एक हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे क्वेश्चन करेंगे और एक या दो क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन होगा, उसमें एक या दो विधियों दोनों मतलब शामिल की जाएंगी उसमें। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें एक या दो विधि, कम से कम दो या तीन विधि आपको पूछी जाएगी एक ही क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।